हेलो, वेलकम बच्चों। थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लास्ट क्लास से जो हम डिस्कस कर रहे थे डीपीपी नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। आज फिर से हम डीपीपी 5 का ही बचा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीजिए डीपीपी 5 का 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि two positive point charges Q1 16 microcoulomb and Q2 4 microcoulomb are separated in vacuum by distance of 3 meter. Find the point on the line between the charges where the net electric field is 0. यानी दो चार्ज दिया गया है। There are two charges 16 microcoulomb and 4 microcoulomb. Both are separated by 3 meter. और पूछ रहा है कि वह पॉइंट बताओ जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। वह पॉइंट बताओ जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। देख लो भाई, दोनों एक जैसा ही चार्ज है तो सम चार्ज के मध्य विराज है, यानी एक जैसा चार्ज है तो वह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, कहीं इस दोनों के बीच में होगा और छोटा वाले के करीब होगा। तो यह है, मान लेते हैं यहाँ से किस दूरी पर है, x दूरी पर, और इधर से दूरी कितनी हो जाएगी 3 माइनस एक्स। बस अब अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब 16 बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 बटा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात खत्म, दोनों तरफ रूट कर दो, यह हो जाएगा 4 अपॉन एक्स बराबर 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 तिहाई 12 माइनस 4x बराबर 2x। दिस इम्प्लाइड 6x बराबर 12, x बराबर 2 मीटर। यानी इधर से दूरी हो जाएगा 2 मीटर और इधर से हो जाएगा 1 मीटर। बस सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये बॉल हैविंग चार्ज Q एंड मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स वेयर अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कह रहा है कि एक बॉल है जिस पर चार्ज Q है, मास M है। एक बॉल है जिस पर चार्ज Q है, मास M है, उसको सस्पेंड किया गया है एक L लेंथ के स्ट्रिंग से, और वो जो है बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, और पैरेलल प्लेट्स कुछ इस हिसाब से है कि देयर एग्जिस्ट अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर एग्जिस्ट ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। जैसे पहला केस ले लेते हैं, डाउनवर्ड केस फर्स्ट, इसमें हो जाएगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कब होगा, जब ऊपर पॉजिटिव हो और नीचे नेगेटिव हो। नीचे यानी ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखना चाहिए हमको, इधर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। तो बेसिकली प्लेट से कोई मतलब है नहीं हमको खास, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ध्यान देना, अगर कुछ नहीं होता है नीचे के तरफ तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। एक सिंपल पेंडुलम का यही टाइम पीरियड होता है, ठीक है। जी जहां हो गया नीचे की ओर लगने वाला, यानी अगर अच्छे से जनरल फार्मूला लिखा जाए तो यह होता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर ML अपॉन MG, ML अपॉन MG, यानी टोटल वेट नीचे कितना है, नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, वह आपको लिख देना है। तो यहाँ फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, यहाँ इस बार इस पर चार्ज Q है तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, Q क्या है पॉजिटिव चार्ज, कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव मानेंगे, तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा QE। नीचे की ओर फोर्स क्या लगेगा QE। तो नीचे की ओर इस बार जो एक्सीलरेशन हो जाएगा, यानी जनरल फॉर्म में अगर देखो तो 2 पाई रूट अंडर L बाई जी डैश, ऐसा लिखो आप, इसको याद रखो कि 2 पाई रूट अंडर L बाई जी डैश। हेयर जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जी डैश बराबर हो जाएगा mg प्लस QE, टोटल फोर्स डाउनवर्ड बटा मास।
यानी इस बार जी डैश की जगह हो जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो टाइम पीरियड जो आपका हो जाएगा बस यही रह जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम, यह हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है। और सेकेंड केस में सिर्फ क्या होगा, सेकेंड केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो यहाँ जो टेंशन है वह क्या होगा, घट जाएगा। नीचे से लगेगा कि कोई भार दे रहा है तो यहाँ टेंशन घट जाएगा। तो इस बार टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस हो जाएगा क्यू ई बाई एम, बस माइनस हो जाएगा, क्योंकि उस वाले केस में फोर्स नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर लगेगा। तो हमको बस ये देखना है कि एट इक्विलिब्रियम कितना टेंशन उसमें होता है। तो जितना नीचे की ओर खिंचाव होगा उतना ही टेंशन होगा। तो वही यहाँ हमको लिख लेना है। बेसिकली पूछा जाए तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा जनरल फार्मूला 2 पाई रूट अंडर एम एल अपॉन यहाँ हो जाएगा टेंशन एट इक्विलिब्रियम, टेंशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। इस चीज़ का प्रूफ है, आप प्रूफ एसएचएम जब पढ़े होगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पे प्रूफ है कि यह फार्मूला कहाँ से आता है। अगर यह फार्मूला का प्रूफ याद होगा तो ऑटोमेटिकली ये आप बना दोगे। ठीक है। चलिए बस ये याद रखना, इससे काम बन जाता है। जितना टोटल फोर्स हो जाए, नीचे की ओर अगर फोर्स लग रहा है तो जी प्लस उसमें क्यू ई बाई एम जोड़ दिए तो नीचे की ओर नेट एक्सेलरेशन हो जाता। अगर कट कर देते तो, स्ट्रिंग को काट देते तो। अगर ऊपर की ओर है तो क्या हो जाएगा, जी माइनस हो जाएगा क्यू ई बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर तो जी प्लस क्यू ई बाई एम। अब रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग चार्ज q अटैच्ड टू ए स्प्रिंग कांस्टेंट k, दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। इनिशियली a spring is unstretched. Find the extension of the spring in equilibrium position and maximum extension of the spring. बढ़िया है, क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन में क्या है कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में एक मास बंधा है, और इस मास पर चार्ज Q है। इस मास पर चार्ज Q है, यहाँ K है, साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यह पॉइंट A जो है, यह पॉइंट हो गया शुरुआती न्यूट्रल, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था उस समय यहाँ पर यह इक्विलिब्रियम में होता था, यानी यह नेचुरल लेंथ हो गया। यह क्या हो गया, नेचुरल लेंथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो यहाँ पर मास स्टेबल। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ऑन होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में QE। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इधर की ओर फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स। एट इक्विलिब्रियम दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर। एट इक्विलिब्रियम स्प्रिंग फोर्स बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा KX बराबर QE। तो यानी X बराबर हो जाएगा QE अपॉन K, यानी यह एक्सटेंशन होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। फिर पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया जाता है तो इस पर फोर्स लगेगा तो किसी इस पॉइंट पर जाके वह इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ तक जाते जाते क्या होगा, उसमें कुछ न कुछ एनर्जी आ गया रहेगा, कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया रहेगा। तो अचानक यहाँ जाते ही वह रुकेगा नहीं। जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स से यह एक्सलेट करना शुरू किया तो स्प्रिंग पीछे रोकना शुरू कर देगा। शुरू में काफ़ी ज़्यादा तेजी से भागेगा लेकिन स्प्रिंग रोकना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जाते जाते दोनों का फोर्स बराबर होगा। तो दोनों का फोर्स बराबर होगा, तब तक उसमें कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया था। अब उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वह क्या होगा, यहाँ तक चला जाएगा। ऐसे आप याद रखने के लिए रख सकते हो कि अगर यहाँ से यह x गया है तो यह भी x ही होता है, यानी आंसर आप सीधे 2QE अपॉन K पर बना सकते हो। लेकिन इसको बनाने का तरीका जो होता है, कहाँ से वो आंसर आया,
तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, ये जा इधर रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रहा है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग जो है वह नेगेटिव है, वह क्या है नेगेटिव, एंड वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वह क्या है पॉजिटिव, वह इधर फोर्स लगा रहा है, इधर ही मूव कर रहा है। तो जितना पॉजिटिव वर्क यह करेगा उतना ही नेगेटिव वर्क अगर स्प्रिंग कर दे तो टोटल वर्क डन जीरो, यानी टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो वह वहां जाके रुक जाएगा। शुरू में भी रुका है, बाद में भी रुक जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे देखो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए, वर्क डन बाई स्प्रिंग। यह पॉजिटिव वर्क करेगा तो यह स्पीड को बढ़ाएगा, और यह स्पीड को नेगेटिव वर्क मतलब स्पीड को घटाएगा। तो यह फाइनली कब रुकेगा, जितना यह स्पीड बढ़ाएगा और स्प्रिंग जितना घटाएगा। यानी अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है, और यह अगर 10 मीटर पर सेकेंड घटाने का काम करता है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, यह 10 मीटर बढ़ाया और वह 10 मीटर घटाया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ले दे के वेलोसिटी में चेंज जीरो, यानी यहाँ पर जाके क्या होगा रुक जाएगा। यह इसको आगे धक्का देता रहेगा, यह पीछे खींचता रहेगा और फाइनली यहाँ रुक जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बना लेंगे, यानी वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर वर्क डन बाई स्प्रिंग। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका फोर्स तो कांस्टेंट है QE गुने या x डैश मान लेते हैं मैक्सिमम इलॉन्गेशन, देख लेना वह 2x के बराबर ही आएगा। यह बराबर हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन होता है हाफ के x डैश का स्क्वायर, ये होता है स्प्रिंग के कारण किया गया वर्क डन हाफ के x स्क्वायर। तो हम मान लिए हैं पूरा x डैश, पूरा क्या मान लिए x डैश पर जाके यह रुक जाएगा। ये हमको पता है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप x डैश मान के बनाओ, देखो प्रूफ हो जाएगा। यहाँ एक x डैश से यहाँ का एक कट जाएगा, यहाँ से x डैश बराबर क्या आ जाएगा 2QE अपॉन k। क्लियरली यह x डैश जो है वह किसके बराबर आ गया, x डैश बराबर आ गया 2x। ठीक है, तो यानी ये होता ही है स्प्रिंग में, अगर जैसे ये वर्टिकल में भी अगर ऐसे छोड़ दिया जाए कि mg मास से लटका दे, तो जितना सेंटीमीटर नीचे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उतना ही नीचे और जाता है, सबको मालूम है। जैसे ये पेंडुलम अगर झूला झूलते हो तो जितना ऊपर से छोड़ोगे तो यहाँ इक्विलिब्रियम है, तो क्या यहाँ आके रुक जाता है, नहीं ना, जितना ऊपर से छोड़ोगे फिर उतना ऊपर तक इधर जाता है। उसी चीज को याद रखो कि अगर यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो जितना, एक तरह से हो गया झूला की तरह है कि जितना यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे टोटल फोर्स जीरो होता है, जैसे झूला के लिए हो गया कि सबसे नीचे वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ से छोड़ते हैं तो यहाँ आके रुकता नहीं है, बल्कि उतना ही फिर इधर ऊपर चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ से चलेगा तो फिर यहाँ रुकेगा नहीं, जितना पीछे से चलेगा उतना ही आगे तक चला जाएगा। इस कंसेप्ट को याद रखो तो कैलकुलेशन से बच जाओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे टिक लगा देना है। हाँ, थ्योरेटिकल होगा तो आपको ये बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ, x इक्वल टू 1 पर 2 पर 4 पर 8 पर, इस तरह से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ओरिजिन पर x बराबर 0 पर। अच्छा क्वेश्चन है, यह हो गया ओरिजिन 0। ठीक है, अब एक रखा हुआ है चार्ज 1 पर, फिर है 1 के बाद 2 पर, फिर 4 पर, फिर 8 पर। इसी प्रकार आगे क्या होगा, 1 का दुगुना 2, 2 का गुना 4, 4 का 8, उसके बाद 16। इस टाइप से सब पर चार्ज Q Q Q Q Q चार्ज रखा हुआ है। डन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज इच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रहा है, सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वह जुड़ता चला जाएगा। के क्यू अपॉन 1 स्क्वायर प्लस के कॉमन ले ले, क्यू अपॉन 2 स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 4 स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 8 स्क्वायर। इस तरह से चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ गौर से देखो, यहाँ के क्यू बाहर हो गया, यहाँ जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64। यह क्या है, एक जीपी है,
यह एक जीपी है क्योंकि हर बार 4 से डिवाइड हो रहा है। यह क्या हो गया, एक जीपी, जीपी ऑफ फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 1/4। तो हमारा जीपी का फॉर्मूला होता है जोड़ने का a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटा 1 माइनस आर। अब अगर इन्फिनिटी तक जोड़ना है हेयर, यहाँ पर जो समेशन हो जाएगा एशन वह हो जाएगा 1 माइनस 1/4 के पावर इन्फिनिटी बटा 1 माइनस 1/4। तो यह 1 बाई इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, यहाँ 3/4 यानी यह हो जाएगा 4/3। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा के क्यू गुने हो जाएगा 4/3, यानी यही आ गया आपका आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह अब क्या हो जाएगा 3 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इतना एसआई यूनिट में Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह जीपी था, बस ये सब थोड़ा मिक्स कर देता है। ये सब क्या था कि हमको ये सब जानना है कि फिजिक्स में अगर क्वेश्चन बनाना है तो हमको जीपी जानना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन बराबर यूज होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन जानना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन जानना चाहिए, परसेंटेज जानना चाहिए, ये सब का जरूरत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना चाहिए। ये सब मैथमेटिकल टूल्स है जो आपको यूज होगा। चलिए 12 के बाद है 13, और 13 रहा फिर से आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है कि 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। इफ Q इज 1 माइक्रोकूलम देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। फोटो हम बनाते हैं, यहाँ पे फोटो इस प्रकार का कुछ है, यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ चार्ज -Q, यहाँ पर +2Q और यहाँ -2Q। यह A पॉइंट, यह B पॉइंट, यह C है और यह D है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर पे निकालना है। चलो भाई निकालते हैं, क्या जाता है मेरा। चलो सेंटर पे आ गए। हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे किधर किधर है डायरेक्शन, उसके बाद वेक्टरली ऐड कर देंगे। जैसे यह +A के कारण देखे तो इधर होगा, यह EA। B के कारण देखे, B नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करता है, यहाँ मने मने +1 चार्ज सोच लो, प्लस को रिपेल किया इधर, यहाँ माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यह हो गया EB। यह C क्या करेगा, यह पॉजिटिव, फिर यह क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर हो जाएगा EC। और यह D नेगेटिव है तो इधर हो जाएगा ED। कोई दिक्कत, यानी चारों इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशा में है। सबका मैग्नीट्यूड पहले निकालो। अगर यह साइड A है, साइड के बारे में दे रखा है, नहीं दिया है, 10 सेंटीमीटर है, साइड कितना है 10 सेंटीमीटर और Q बराबर 1 माइक्रोकूलम है। A बराबर आपको 10 सेंटीमीटर है और Q बराबर है 1 माइक्रोकूलम। तो पहले हम A और Q के टर्म में ही निकाल लेते, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप EA लिखोगे, EA का मैग्नीट्यूड, तो यह हो जाएगा, अगर यह साइड A है तो पूरा होता है √2A और ये वर्टेक्स से इसकी दूरी होती है A/√2। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये स्क्वायर में यह दूरी जो होता है, अगर यह A है तो यह दूरी क्या होता है A/√2। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ Q/R², यानी A/√2 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब 2KQ/A²। यह इक्वेशन फर्स्ट। EB हो जाएगा Q की जगह यहाँ 2Q और यहाँ भी वही A²/2। तो यह फिर चला जाएगा 4KQ/A²। EC बराबर क्या है, यह तो इस चार्ज के कारण है, इस यहाँ भी 2Q चार्ज है तो यहाँ भी वही हो जाएगा 4KQ/A²। और ED जो है यह किसके कारण है, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके कारण एक ही चार्ज है, यह हो जाएगा 2KQ/A²। यह एक्सप्रेशन 4। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो EA और C आपस में कैंसिल आउट होगा,
ई और सी, ए और सी आपस में कैंसिल होगा, बी और डी आपस में कैंसिल होगा, मतलब पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा, कुछ कमेगा, कुछ कमेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ए और सी में कौन बड़ा है, सी बड़ा है, तो नेट रहेगा किधर, सी के, ये ई सी रहेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर देखो तो इधर की दिशा में रहा ई सी माइनस ई सी माइनस ई ए, ई सी माइनस ई ए कितना हो जाएगा, यह 4 है और यह 2 है, बचेगा 2kq अपॉन ए स्क्वायर। फिर बी और डी में, बी और डी में देखो तो बी बड़ा है, डी छोटा है, तो बी वाला इधर चला जाएगा बी के तरफ, और बी के तरफ भी वही हो जाएगा, इसके अनुसार देखोगे तो यह हो जाएगा ई बी माइनस ई डी, इसका भी वैल्यू वही होगा 2kq अपॉन ए स्क्वायर। अब इस दोनों के बीच में 90 डिग्री है और एक इतना है दूसरा इतना है, दोनों बराबर बराबर ही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नेट बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर है तो √2 टाइम्स 2kq अपॉन ए स्क्वायर, और यह वर्टिकली ऊपर की ओर होगा इधर, नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सीधा ऊपर की ओर। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज जैसे ही पुट करोगे तो ई नेट बराबर हो जाएगा √2 गुने 2, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 टू द पावर -6, ए स्क्वायर हो जाएगा 0.1 मीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 0.01 स्क्वायर करेंगे तो बस बात खत्म, यानी 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, तो ये -4 यानी 5, 9 दूना 18 √2 गुने 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, इतना आपका आंसर हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना पड़ा है, जोड़ना पड़ा है, सबको जोड़ना पड़ा है, बस देखना था कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड ए और सी आपस में अपोजिट था और इधर बी और डी आपस में अपोजिट था। ठीक है, तो इधर ई बी माइनस ई डी हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, इधर भी 4 में से 2 गया, 2 गया, या इसी के अकॉर्डिंग रह जाएगा, या इसका डायरेक्शन इसी बड़ा है तो इसी के डायरेक्शन में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो वेक्टर बड़ा होगा नेट डायरेक्शन उसके तरफ होगा, जस्ट अपोजिट है अगर तो। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िए उसको कि 64 ड्रॉप्स है, 64 ड्रॉप्स जिसका सब का रेडियस क्या है, इस सब का स्मॉल रेडियस हो गया 0.02 मीटर, एंड ईच कैरिंग अ चार्ज, सब पर चार्ज जो है 5 माइक्रो कूलम, आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, फाइंड हाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। चलो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा, अभी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी सिग्मा 1, तो वह क्या हो जाएगा, चार्ज 5 माइक्रो कूलम बटा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 0.02 का होल स्क्वायर, रहने देते हैं, यह बाद में देखेंगे क्या करना है, इतना हो जाएगा अभी। और सब मिल के जो अगर ड्रॉप बनाता है तो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, ध्यान देखना कि जब ड्रॉप आपस में मिलता है तो उसका वॉल्यूम आपस में एडिटिव होता है, वॉल्यूम आपस में जुड़ता चला जाता है। जैसे 1 लीटर को मिलाओगे तो 2 लीटर हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब को मिलाओगे तो 2 मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर 1 मीटर का रेडियस है किसी बॉल का, दूसरे बॉल का भी 1 मीटर रेडियस है, तो दोनों बॉल को मिलाओगे तो 2 मीटर रेडियस नहीं होगा। जब वॉल्यूम मिलता है रेडियस नहीं, क्या होगा फिर, 64 ड्रॉप्स मिल रहा है तो बड़े वाले का रेडियस r अगर मानते हैं तो r क्यूब बराबर हो जाएगा 64 इंटू स्मॉल r क्यूब, यानी रेडियस नहीं बल्कि रेडियस का क्यूब आपस में जुड़ सकता है क्योंकि वॉल्यूम रेडियस का क्यूब होता है। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा इसका 64 का क्यूब रूट 4 चौका 16 चौका 64 4r, यानी 4 इंटू 0.02
0.02, या हो जाएगा 4 दूना 8, 0.08 मीटर। ठीक है, और टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 64 × 5 माइक्रो कूलम। तो नया सरफेस डेंसिटी जो हो जाएगा, टोटल चार्ज 64 × 5 माइक्रो कूलम बटा 4 पाई आर स्क्वायर यानी 0.08 का होल स्क्वायर। बस अब कह रहा है कि कंपेयर कर लो, तो नाउ सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2, सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम बटा 4 पाई गुने 0.02 का होल स्क्वायर, और सिग्मा 2 से डिवाइड करना मतलब उल्टा करके गुना करना, तो गुने 4 पाई 0.08 का होल स्क्वायर बटा 64 गुने 5 माइक्रो कूलम। तो क्या हो गया, कौन कौन कटेगा, 4 पाई कट गया, 5 माइक्रो कूलम कट गया, तो यह आ गया यहाँ 64, ये 8/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर ऊपर और नीचे 64, तो यानी 4 चौका 16/64, 1/4। तो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स इनिशियल सिग्मा, 4 गुना बढ़ जाएगा। 4 गुना क्या होगा, सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक, इसका निकालने का तरीका यही है। डन। अगर आप चाहो तो इसको जेनरलाइज फॉर्म में बना सकते हो, जैसे 64 ड्रॉप ना मान के n ड्रॉप मान लो, यहाँ स्मॉल r, तो अगर ऐसे बनाते, ये तो हो गया कि यहाँ 4 टाइम्स, अदरवाइज एक फार्मूला आ जाता आपका, वो क्या आ जाता वो हम देख लेते हैं। 64 ड्रॉप्स के बदला हम n ड्रॉप्स अगर मान के बनाते हैं तो क्या होगा, सो देखो हम मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में जनरल फॉर्म में मान लेते हैं n ड्रॉप्स, सब का रेडियस स्मॉल r है और चार्ज सब पर क्यूब है, क्योंकि आगे चल के इसका यूज पड़ता है, बहुत चीज निकालने में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ बिगर ड्रॉप का अगर देखोगे तो बिगर ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, r क्यूब बराबर हो जाएगा n स्मॉल r क्यूब, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हो r बराबर n के पावर 1/3 r, यानी क्यूब रूट ऑफ n गुने r, यह बड़ा वाला रेडियस हो गया। ठीक है, तो अब सरफेस एरिया देखोगे, सरफेस एरिया सिग्मा बराबर होता है q टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एरिया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सिग्मा बराबर जो है यह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बटा रेडियस का स्क्वायर। सो सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा Q1 बटा Q2 गुने R2 बटा R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2, Q1 अगर Q है तो Q2 हो जाएगा NQ, R1 अगर R है तो यह हो जाएगा n के पावर 1/3 R और इसका पावर 2, R से R कट गया, यहाँ Q से Q कट गया, यह कितना आ जाएगा n के पावर 2/3 बटा n। तो यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 बराबर n के पावर 2/3 माइनस 1, यानी n के पावर -1/2, n के पावर -1/3। तो कहने का मतलब कि चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, यानी उल्टा कर दो, सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 कर दो तो n के पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिखो या 1/n के पावर 1/3। तो आया है ना, पुट करो, यहाँ n की जगह 64 था तो 64 रखो, तो 64 का क्यूब रूट 4, यानी चार्ज क्या दिया था उससे कोई मतलब नहीं है, रेडियस क्या दिया था उससे कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर सिर्फ डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपस में मिला है। अगर चार्ज कंजर्व्ड है तो टोटल बाद में चार्ज n गुने क्यू, यह जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, फोर्टीन के बाद इस डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है 15, और ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ये चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, यानी चार्ज जो है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r। एक रिंग पर रखा गया है, रिंग है जिसका रेडियस है r 0.3 मीटर। ठीक बात है। कह रहा है कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछ रहा है, एक्सिस पर, एट कितना, x बराबर 0.4 मीटर जो कि सेंटर से दे रखा है। ठीक बात। एंड ऑल्सो एट द सेंटर, ऑल्सो एट x बराबर 0, दोनों पूछ रहा है। तो यहाँ तो हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, जो कि हम आपसे टेस्ट में भी पूछे थे ये क्वेश्चन। तो ध्यान देना ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हेयर ई बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की जगह 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, एक्स की जगह 0.4 बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, इसका 3/2। ठीक, यानी रूट करके फिर उसका क्यूब करना। यहाँ तो हो जाएगा 4 का 16, 16 नमा 144, ये बराबर 14.4 और नीचे हो जाएगा 3 और 4 यानी 0.5, इसका रूट करोगे तो 0.5 का क्यूब 50 25 पंचे 1 से 25, 0.125, यह हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। बस 25 पंचे 1 से 25, 25 से इसको काटोगे, 25 से इसको काटोगे तो यह हो जाएगा 4 को 16 के 6 हाथ में 1, 4 को 16 के 17 के 7 हाथ में 1, 576 इतना। इसको फिर काटो 5 से तो यह हो जाएगा 115.2 न्यूटन पर कूलम, 115.2 न्यूटन पर कूलम, यह हो जाएगा। ध्यान देना है फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू का वैल्यू दे रखा है कि 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 है, एक्स का वैल्यू दे रखा है 0.4, रेडियस दे रखा है 0.3, सबका वैल्यू रखे हैं रूट अंडर, ये इसका सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 5, इसका क्यूब स्क्वायर रूट करोगे तो रूट अंडर स्क्वायर रूट करोगे तो 0.5 और उसका क्यूब करोगे तो 0.5 का क्यूब 50 25 पंचे 1 से 25 0.125 और ऊपर हो गया 4 का 16, 16 नमा 144 एक अंक के बाद दशमलव। ठीक, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब दूसरा है कि सेंटर पे, तो सेंटर पे क्या होता है, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये रहा आज का DPP 5। DPP 5 में इतना ही है, इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर अगर प्रॉब्लम हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर क्वेश्चन नंबर भेज सकते हो, हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, बनाना है, आप शुरुआत करो बनाने का, फिर बनेगा। और अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं, अभी हम बहुत बेसिक्स लेवल्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड की भी तैयारी करनी है और कंपटीशन की भी, तो साथ लेके चलना है। ठीक है, मन से पढ़ो और खुश रहो। बाय बाय।